Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are starting the new topic in the Industrial Employment Standing Order Act 1946 लेबर लॉ के लेक्चर सीरीज में जो आगे के सेक्शन है आज हम कवर करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. आज हम सेक्शन 3 से स्टार्ट करेंगे. जो पिछली वीडियो है वो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 उसमें कवर किया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, तभी आप सेक्शन 3 पे आइए. तो सबमिशन ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर. अब जो स्टैंडिंग ऑर्डर है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन एम्प्लॉयर्स ने बनाया है, उसका क्या होगा, सबमिशन होगा. यहाँ पे सबमिशन ऑफ द स्टैंडिंग, जो ड्राफ्ट ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर. ड्राफ्ट क्या होता है, जो हम कच्चा बनाते हैं, कच्चा वो होता है ना, कच्चा पक्का, वो हम ड्राफ्ट जो है रफ में बनाते हैं उसको. जो ड्राफ्ट ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर है वो विद इन द 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ which the act become applicable to industrial establishment. Within the 6 months from the date on which act become applicable to industrial establishment, the employer shall submit the certifying officer 5 copies of the draft of standing order proposed by him for adoption in this industrial establishment. इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे. मेरी एक इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है. इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट पे जब हमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और मोर देन 100 वर्कर्स जब है मेरे इस्टेब्लिशमेंट में, हमने देखा कि सेक्शन नंबर 1 में एप्लीकेबिलिटी देखा, तो एप्लीकेबिलिटी में 100 और मोर देन 100 अगर वर्कर्स होंगे 1 ईयर से काम कर रहे हैं मेरे इस्टेब्लिशमेंट पे, तब स्टैंडिंग ऑर्डर एप्लीकेबल होगा. तो वैसे ही अगर गवर्नमेंट में और 100 और मोर देन 100 जो एक्ट की तरफ से क्या हुआ है, एप्लीकेबल हुआ है स्टैंडिंग ऑर्डर मेरे इस्टेब्लिशमेंट पे, तब से क्या करेंगे हम, तब से 6 मंथ तक हम जो कॉपीज़ है, कॉपी ड्राफ्ट जो है, 5 कॉपीज़ ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर, ड्राफ्ट ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर प्रपोज्ड बाय हिम फॉर अडॉप्शन इन दिस इस्टेब्लिशमेंट के जो है वो सर्टिफाइंग ऑफिसर को क्या करेंगे, सबमिट करेंगे. कितने कॉपीज़ है, 5 कॉपीज़ है. कितने दिनों में, 5 मंथ्स, विद इन दी 5 मंथ्स जब एप्लीकेबल हुआ स्टैंडिंग ऑर्डर, उसके बाद विद इन 6 मंथ विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ विच एक्ट बिकम्स एप्लीकेबल टू दैट इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट पे जब एक्ट एप्लीकेबल हुआ है, उसके बाद 6 मंथ में क्या करना है, हमको 5 कॉपीज ऑफ दैट ड्राफ्ट किसको देना है, सर्टिफाइंग ऑफिसर को देना है. उसके बाद प्रोविजन शैल बी मेड इन सच ड्राफ्ट फॉर एवरी मैटर सेट आउट इन द शेड्यूल विच मे बी एप्लीकेबल टू इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट. प्रोविजन क्या बोला है, प्रोविजन शैल बी मेड इन सच ड्राफ्ट फॉर एवरी मैटर set out in the schedule which may be applicable to industrial establishment and where the model standing order. जो model standing order मतलब क्या होता है, model standing order मतलब जो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर गवर्नमेंट का एक मॉडल सैम्पल टाइप होता है कि किसी को अगर समझ नहीं आ रहा है तो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर क्या कर सकते हैं, जैसे है वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. तो ऑर्डर्स हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड शैल बी so far as practicable in the conformity with such model. The draft of standing order क्या बोला है कि सिंपली आप ये क्या कर सकते हैं, ड्राफ्ट जो है वो दे सकते हैं. और प्रोविज़न में क्या बोला है कि आप क्या कर सकते हैं, जो मॉडल है, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर है, वो भी क्या कर सकते हैं, आप 5 कॉपीज़ उसके भी दे सकते हैं, जो है उसको दे सकते हैं. किसको देना है, सर्टिफाइंग ऑफिसर को देना है. द ड्राफ्ट ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, जो ड्राफ्ट है स्टैंडिंग ऑर्डर का, submitting under this section shall be accompanied by the statement giving prescribed particulars of the workmen employed in industrial establishment including the name of the trade union if to which they belong. कौन से ट्रेड यूनियन से वो बिलोंग करते हैं, वो क्या करना है, उनका नेम ऑफ ट्रेड यूनियन, जो प्रिस्क्राइब जो है वो वर्कमैन कितने हैं, पर्टिकुलर्स ऑफ वर्कमैन एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्री, वो सब मेंशन करना है उसमें. उसके बाद 4th में क्या बोला है, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयर्स इन सिमिलर इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट मे सबमिट अ जॉइंट ड्राफ्ट ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स अंडर दिस सेक्शन. जॉइंट ड्राफ्ट भी क्या कर सकते हैं, सिमिलर इस्टेब्लिशमेंट है इंडस्ट्रियल, तो जॉइंट ड्राफ्ट भी क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस में वो क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं ड्राफ्ट.
उसके बाद जो है सेक्शन नंबर 4, कंडीशन फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। अब सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ड्राफ्ट हमने सेक्शन 3 में बना लिया, तो यहाँ पे हम सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर के लिए हम सर्टिफाइंग ऑफिसर को 5 कॉपीज़ दिए विद इन दी 6 मंथ ऑफ दी इस्टेब्लिशमेंट। जब हम एप्लीकेबल होगा तब हुआ तब से हम उनको क्या करेंगे, 6 मंथ के अंदर क्या करेंगे, स्टैंडिंग ऑर्डर के 5 कॉपीज़ देंगे जो ड्राफ्ट है उसका। तो कंडीशन फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर शैल सर्टिफाइबल अंडर दिस एक्ट इफ़, कब होंगे, इफ़ फर्स्ट जो है, if provision is made therein for every matter set out in the schedule in which applicable to industrial establishment, provision is made therein for every matter set out in the schedule which is applicable, वो applicable होना चाहिए, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट पे क्या होना चाहिए, applicable होना चाहिए। उसके बाद बी पॉइंट में क्या बोला है, the standing orders are otherwise in conformity with the provision of this act and it shall be function of certifying officer or appellate, कौन से फंक्शन है, सर्टिफाइंग ऑफिसर और अपीलेट अथॉरिटी टू एडजुडिकेट अपॉन द फेयरनेस और रीजनेबल ऑफ द प्रोविजन ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर। फेयरनेस रीजनेबलनेस के बेसिस पे वो क्या करेंगे, फंक्शंस करेंगे और सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स करेंगे, जो है सेक्शन नंबर 4 में कंडीशंस बताया गया है, क्या क्या कंडीशंस है। उसके बाद सेक्शन नंबर 5 में क्या बोला है, सेक्शन नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है, ऑन द रिसिट ऑफ द ड्राफ्ट अंडर सेक्शन 3 में हमने क्या किया, अंडर सेक्शन 3 में हमने ड्राफ्ट जो है सबमिट किया, 5 कॉपी सबमिट किया। द सर्टिफाइंग ऑफिसर शैल फॉरवर्ड द कॉपी देयर ऑफ द ट्रेड यूनियन इफ ऑफ द वर्कमैन और वेयर देयर इज़ नो सच ट्रेड यूनियन, वहाँ पे नहीं है कोई कौन सा भी देयर ऑफ ट्रेड यूनियन इफ द वर्कमैन, और वेयर देयर इज़ नो ट्रेड यूनियन नहीं है इफ एनी वर्कमैन, और where there is a no trade union the workmen in such manner prescribed together with the notice the prescribed form requiring the objection। हमने क्या किया सेक्शन नंबर 3 में, बेसिकली सेक्शन नंबर 3 में क्या किया, सेक्शन नंबर 3 में हमने ड्राफ्ट क्या किया, हमने मतलब एम्प्लॉयर ने क्या किया, ड्राफ्ट सबमिट किया सेक्शन 3 में विद इन दी 6 मंथ में। उसके बाद जो एम्प्लॉयर्स है और ट्रेड यूनियन करेगा, अगर ट्रेड यूनियन नहीं है तो एम्प्लॉई जो है मतलब वर्कमैन जो है वो क्या करेगा, ऑब्जेक्शन रेज करेगा। इफ़ एनी विच द वर्कमैन मे डिज़ायर टू मेक द ड्राफ्ट ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर टू बी सबमिट टू हिम विद इन दी 15 days फ्रॉम द रिसिप्ट, मतलब क्या होंगे, काउंटर स्टेटमेंट, लाइक काउंटर स्टेटमेंट जैसा रहता है वैसे ही होगा वहाँ पे, कि अगर वर्कमैन को लगता है कि ऐसे ऐसे कंडीशंस यहाँ पे होने चाहिए जो एम्प्लॉयर्स ने वहाँ पे लगाए वैसे नहीं होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, तो ऑब्जेक्शन रेज होने के बाद उन्होंने 15 days के बाद क्या करना है, उनको जो उनका जो प्रिज्यूम्ड स्टैंडिंग ऑर्डर ऐसा होना चाहिए वो है, वो ड्राफ्ट क्या करना चाहिए, सबमिट करना चाहिए फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस देने के बाद। ओके, उसके बाद जो है उसके बाद रिसिप्ट ऑन द नोटिस, मतलब सेक्शन 3 में जो रिसिप्ट है ना वो ड्राफ्ट दिया है उसके बाद 15 days में। उसके बाद आफ्टर गिविंग द एम्प्लॉयर एंड द ट्रेड यूनियन, आफ्टर गिविंग द एम्प्लॉयर को दिया अगर और ट्रेड यूनियन और सच रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्कमैन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड होगा, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, आप बोलिए, आप दोनों पार्टीज़ को हर्ड करेंगे, नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल है। द सर्टिफाइंग ऑफिसर शाल डिसाइड वेदर और नॉट मॉडिफिकेशन होना चाहिए, वहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स ने ड्राफ्ट किया है उसमें मॉडिफिकेशन होना चाहिए और नॉट, और addition to the draft submitted by the employer is the necessary to render the draft standing order certifiable under this act and shall make an order in the accordingly, जो होगा वो ऑर्डर वहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद सर्टिफाइंग ऑफिसर जो है shall thereupon certify the draft of standing order after making any modification there is which his order under this subsection 2 में required and shall within the 7 days, क्या बोला है, सर्टिफाइंग ऑफिसर shall upon certify the draft of standing order, अगर ये जो ऑब्जेक्शन है और वो जो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिया गया हर्ट करने को, उसके बाद जो प्रोसीजर हुआ उसके बाद जो है सर्टिफाइंग ऑफिसर क्या करेंगे, अब सर्टिफाई करेंगे ड्राफ्ट ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर आफ्टर मेकिंग एनी मॉडिफिकेशन, अगर मॉडिफिकेशन हुआ तो, अदरवाइज नहीं हुआ तो नहीं। सेक्शन सबसेक्शन 2 में रिक्वायर एंड विद इन दी 7 days में क्या होना चाहिए, विद इन दी 7 days देयर आफ्टर सेंड दी कॉपीज टू सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर
authenticated in the prescribed manner and is ordered under subsection 2 to the employer and to trade union और prescribed representative of the workman को क्या करेंगे 7 days में जो कॉपीज़ है उनको भेजा दिया जाएगा। सेक्शन 6 ओके अपील्स जो है सेक्शन 6 में डील करते हैं। एनी एम्प्लॉयर वर्कमैन ट्रेड यूनियन अदर प्रिस्क्राइब्ड रिप्रेजेंटेटिव जो है ऑफ द वर्कमैन और एग्रीड बाय द ऑर्डर से एग्रीड है ऑफ द सर्टिफाइड ऑफिसर अंडर द सबसेक्शन 2 ऑफ द सबसेक्शन 5 सर्टिफिकेशन में विदिन 30 days to appellate authority and the appellate authority whose decision is an final and may order in the writing confirm the standing order either in the form of certified by the certified officer or after amending the standing orders may make such modification thereof addition thereto as it thinks to fit to render the standing order certifiable under this act। फर्स्ट में क्या बोला है विदिन दी 30 days जो है ऑफ अपील क्या करना चाहिए वहाँ पे अपील के लिए एप्लीकेबल आप कर सकते हैं। उसके बाद द अपीलेट अथॉरिटी विदिन दी 7 days जो क्या किया अपील किया उसके बाद अपीलेट अथॉरिटी शैल विदिन 7 days ये जो 30 days में हमने क्या किया अपील किया विदिन 7 days अंडर द सबसेक्शन 1 सेंड द कॉपीज ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू एम्प्लॉयर एंड ट्रेड यूनियन और प्रिस्क्राइब्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्कमैन accompanied unless it has been confirmed without amending the orders as certifying authority by copies of the standing order certified by the authenticated in the prescribed manner में क्या होना चाहिए appellate authority shall within 7 days में क्या होना चाहिए its order और days में क्या होना चाहिए order जो है वो copies send करना चाहिए certifying authorities में मतलब decision देना है वहाँ पे within 7 days में। उसके बाद जो है डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। अब डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर में स्टैंडिंग ऑर्डर शाल अनलेस अपील अगर अपील नहीं होगा तो डेट ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर ऑपरेशन कब में आएगा अपील इज़ प्रेफर्ड अंडर सेक्शन 6 केम इनटू ऑपरेशन ऑफ एक्सपायरी ऑफ 30 days जो हमने टाइम पीरियड दे रखा है कि अपील आप कर सकते हैं 30 days खत्म हुए तो खत्म हुआ अपील का टाइम पीरियड तो ये ऑपरेशन में आएगा। ऑन विच ऑथेंटिकेटेड कॉपीज देयर ऑफ आर सेंट अंडर दिस सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 5 और वेयर एन अपील एज अफोरसेड इज प्रेफर्ड ऑन द एक्सपायरी ऑफ 7 days अपील जो है प्रेफर्ड 7 days फ्रॉम द डेट ऑन विच कॉपीज़ ऑफ द ऑर्डर अपीलेट अथॉरिटी वेयर सेंड टू द सर्टिफाइड अथॉरिटी जो है उनको 7 days में क्या किया सेंड किया। उसके बाद रजिस्ट्रार सेक्शन 8 में क्या बोला है रजिस्टर ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर में अ कॉपी ऑफ 7 days में क्या हुआ सर्टिफाइंग ऑफिसर को सेंड हुआ। अब क्या होगा रजिस्टर होगा रजिस्टर ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर अ कॉपी ऑफ ऑल स्टैंडिंग ऑर्डर्स एज फाइनली सर्टिफाइड अंडर दिस एक्ट शैल बी filed by the certifying officer in the registered in the prescribed manner or maintained for the purpose and the certifying officer shall furnish a copy thereof to any person applying thereon for the payment prescribed। जो रजिस्टर्ड स्टैंडिंग ऑर्डर है वो क्या करेगा कॉपी ऑफ ऑल स्टैंडिंग ऑर्डर एज फाइनली सर्टिफाइड होंगे और मेंटेन करेंगे प्रिस्क्राइब फॉर्म में रजिस्टर में क्या होगा सर्टिफाइंग ऑफिसर मेंटेन करेगा ड्यूटी बताया यहाँ पे। और उसके बाद कॉपी फर्निश कर सकते किसी को भी जब वो जो प्रिस्क्राइब फीस है वो पेमेंट करेंगे। उसके बाद 9 में क्या बोला है पोस्टिंग ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर जो स्टैंडिंग ऑर्डर है उसका पोस्टिंग कैसे होगा द टेक्स्ट ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर एज फाइनली सर्टिफाइड हो गया अंडर दिस एक्ट शैल बी प्रोमिनेंटली पोस्टेड बाय द एम्प्लॉयर इन इंग्लिश। पोस्टिंग जो होना है वो किस लैंग्वेज में होना है जो फॉर्मली है वो इंग्लिश में होगा एंड इन द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय मेजॉरिटी ऑफ वर्कमैन का जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में क्या होगा वो जो स्टैंडिंग ऑर्डर है पोस्ट होगा। मतलब लैंग्वेज कौन सा होना चाहिए जो वर्कमैन को अंडरस्टैंडेबल होगा। अगर आप महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र में मराठी यूज़ किया जाता है तो मराठी में किया जाएगा जो वर्कमैन को समझ आएगा उस लैंग्वेज में बताया जाएगा। एंड स्पेशल बोर्ड्स टू मेंटेन्ड फॉर द पर्पज एट or near entrance through which the majority of the workmen enter the industrial establishment and in all departments
देयर ऑफ वेयर दी वर्कमैन आर एम्प्लॉयड। उसके बाद ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन जो है, ड्यूरेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, उसमें ड्यूरेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, द स्टैंडिंग ऑर्डर्स आर फाइनली सर्टिफाइड अंडर दिस एक्ट। जो ड्यूरेशन है, नॉट एक्सेप्ट एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई जो है, और ट्रेड यूनियन और अदर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्कमैन be liable to modification until expiry of 6 month of from the date of standing orders, last date modification of the came। जो इस वक्त मैं 6 मई को क्या किया, मैंने 6 मई को क्या किया, मॉडिफिकेशन किया, उसके बाद फिर से 6 मंथ तक क्या होगा, मॉडिफिकेशन का टाइम पीरियड रहेगा। उसके बाद सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 एन एम्प्लॉयर और वर्कमैन। ओके, तो सेक्शन 7 में बेसिकली हम जो है, इसमें सेक्शन 7 में डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सर्टिफाई होने के बाद अगर आपने अपील किया तो उसमें क्या होगा, एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑथेंटिकेटेड कॉपीज आर सेंट हो गया तो उसके बाद 30 डेज आएगा। अगर अपील किया तो ऑन एक्सपायरी ऑफ 7 डेज अपील हुआ तो एक्सपायरी ऑफ 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉपीज ऑफ अपील हुआ ना, तो अपील जो अपील किया है अपीलेट अथॉरिटी ने, अपीलेट अथॉरिटी जो है वो 7 डेज में किसको, सर्टिफाइंग अथॉरिटी को जो है, ट्रेड यूनियन को जो है, वो क्या करेगी, कॉपीज़ भेजेगी। तो 7 डेज़ के बाद ही तो क्या होगा कि जो ऑपरेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर है वो क्या होगा, ऑपरेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर होगा वहाँ पे। तो ये बेसिकली सिंपल, अगर नॉट अपील्ड हुआ तो 30 डेज़ टाइम पीरियड जो अपील के लिए रहता है उसके बाद होगा ऑपरेशन, उसके बाद होगा। और अगर आपने अपील किया है तो 7 डेज़ के बाद अपील का जो टाइम पीरियड है, 7 डेज़ में जो डिसीजन है वो अपीलेट अथॉरिटी देगी, और 7 डेज़ में जो कॉपी है वो क्या करेगी, सर्टिफाइंग अथॉरिटी ट्रेड यूनियन को, वर्कमैन को क्या करेगा, भेजेगा, वो होगा। उसके बाद हम सेक्शन 10 देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट दी सेक्शन 10। सेक्शन 10 में क्या बोला है, ड्यूरेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। अब हमें क्या करना है, ड्यूरेशन क्या है एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर में मॉडिफिकेशन कैसा होता है। तो बेसिकली स्टैंडिंग ऑर्डर फाइनली सर्टिफाइड अंडर दिस एक्ट। अब हम सेक्शन 10 में हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर को सर्टिफाई कर रहे हैं। एक्ट शैल नॉट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। अगर एक एग्रीमेंट होगा कि हम यहाँ पे यहाँ तक ड्यूरेशन होगा स्टैंडिंग ऑर्डर का, एग्रीमेंट हुआ होगा एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई के बेस में, तो नहीं, यहाँ पे स्टैंडिंग ऑर्डर का ड्यूरेशन नहीं होगा। तो एंड वर्कमैन ट्रेड यूनियन के बीच में बी लायबल टू मॉडिफिकेशन अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ। मतलब यहाँ पे अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच द स्टैंडिंग ऑर्डर और द लास्ट मॉडिफिकेशन देयर ऑफ केम इनटू ऑपरेशन। मतलब क्या है, सर्टिफिकेशन होने के बाद जो ड्यूरेशन फॉर मॉडिफिकेशन है वो 6 मंथ में, 6 मंथ के बाद होगा, उसके पहले नहीं होगा। एंड जो सर्टिफाइंग स्टैंडिंग ऑर्डर है एक्सपायर जो है तब होगा नहीं, तब तक जो, और आपने क्या किया, मॉडिफिकेशन जो किया है मॉडिफिकेशन नहीं होगा। एंड जो लास्ट मॉडिफिकेशन जो है एंड अब जो करने वाला मॉडिफिकेशन है उसके बीच में मिनिमम गैप जो है वो 6 मंथ का होना ही चाहिए उसमें। उसके बाद सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, सबसेक्शन 2 में द सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन सबसेक्शन 1 an employer or workman or a trade union or other representative of the workman may apply to the certifying authority, certifying officer to have standing order modified and such application shall accompanied by the 5 copies। 5 कॉपीज़, अगर आपने अमेंडमेंट किया है, मॉडिफिकेशन किया है तो फिर से आपको 5 कॉपीज़ देना पड़ेगा। जो है वो रूल्स हमने पहले ही देखा था कि आपको 5 कॉपीज़ है वो देना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे अगर आपने मॉडिफिकेशन किया है तो फिर से यहाँ पे क्या करना है, 5 कॉपीज़ देना ही है। यहाँ पे मैंडेटरी है 5 कॉपी जो है, जो हमने सेक्शन 3 में बोला था सबमिशन ऑफ द ड्राफ्ट हम सबमिट कर रहे थे तब 5 कॉपीज़ हमने दिया था ना, वैसे ही फिर से मॉडिफिकेशन होने के बाद हम 5 कॉपीज़ देंगे यहाँ पे। द मॉडिफिकेशन प्रपोज टू बी मेड where such modification are proposed to be made an agreement between the employer and employee or the trade union or workman, certified copies of the agreement shall be filed along with the application। उसके बाद जो है सबसेक्शन 3 में क्या बोला है,
The foregoing provision of this act shall be applied in respect of the application under the subsection 2. Apply the certification of the first standing order. उसके बाद नथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 2 में जो है वो नई कंटेंट जो एप्लीकेबल नहीं होगा. शैल अप्लाई टू इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट रिस्पेक्ट टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ गुजरात के लिए नहीं एप्लीकेबल है और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के लिए भी नहीं है. स्टेट ऑफ गुजरात एंड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 5 कॉपीज फिर से अमेंडमेंट होने के सबसेक्शन 2 ये जो है सबसेक्शन 2 ये नहीं एप्लीकेबल होगा. ये जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ पे. स्टेट ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र के लिए नहीं है. इसके बाद 10A में क्या बोला है, पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंसेस. जो सब्सिस्टेंस अलाउंसेस है, पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंसेस, इसमें क्या बोला है, नॉट अप्लाई टू गुजरात एंड महाराष्ट्र है. सिंपली इसमें 10 जो क्लॉज 4 है उसमें बोला है. अब 10A में क्या बोला है, पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंसेस. इसमें सिंपली जो है वेयर एनी वर्कमैन इज सस्पेंडेड हुआ है बाय द एम्प्लॉयर पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट्स or charges misconduct against him, the employer shall pay to such workmen subsistence allowances. उनको देना पड़ता है. इसका सिंपली मीनिंग आपको बताऊँ तो अगर कोई एम्प्लॉय को आप वर्कमैन को आप क्या कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ द जो मिसकंडक्ट है और ऑन द ग्राउंड ऑफ जो एम्प्लॉयर ने जो है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द चार्जेस एंड द कंप्लेंट्स जो है वो अभी भी प्रूफ नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी आपने क्या किया है, वर्कमैन को एम्प्लॉय को क्या किया है, सस्पेंड किया है. जो जो जब तक जो है ना वो कंप्लेंट और चार्जेस है वो जब तक प्रूफ नहीं होता तब तक आप उसको सस्पेंड नहीं कर सकते बेसिकली. तो अगर आपने सस्पेंड किया है तो आपको जो है अलाउंसेस देना पड़ता है, सब चार्जेस देना पड़ता है वहाँ पे. अगर आपने वर्कमैन को सस्पेंड किया है तो जो जिस टाइम तक सस्पेंड किया है. तो फर्स्ट जो है सबसेक्शन जो ए बोल रहा है वो क्लॉज जो ए बोल रहा है वो क्या है, फर्स्ट 90 डेज अगर है एट द रेट ऑफ 50% ऑफ वेजेस ऑफ अलाउंसेस आपको देना पड़ेगा. क्या बोला है, एट द रेट ऑफ 50% at the rate of 50% of the wages which the workman was entitled to immediately preceding the date of which suspension for the first 90 days of suspension. अगर आपने 90 डेज फर्स्ट 90 डेज ऑफ सस्पेंशन हुआ होगा तो आप मिनिमम कितना दोगे, एट द रेट ऑफ 50% ऑफ वेजेस उनको दिया जाएगा. अब बी में क्या बोला है, एट द रेट ऑफ 75% सच फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ सस्पेंशन इन डिले ऑफ कंप्लीशन ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट सच वर्कमैन इज नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड तो द कंडक्ट ऑफ सच वर्कमैन. क्या बोला है, आफ्टर 90 डेज अगर आप फर्स्ट 90 डेज में आप क्या कर रहे हैं कि सस्पेंड कर रहे हैं, अगर आप आफ्टर 90 डेज में भी सस्पेंड कर रहे हैं तो वहाँ पे 75% ऑफ वेजेस देना पड़ेगा. उसके बाद जो है बी में यही 75% देना है. 2 क्लॉज में क्या बोला है, इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेस रिगार्डिंग द सब्सिस्टेंस अलाउंसेस पेएबल टू द वर्कमैन अंडर सबसेक्शन 1, द वर्कमैन और द एम्प्लॉयर कंसर्न में रेफर टू द डिस्प्यूट लेबर कोड को आप क्या करेंगे, डिस्प्यूट अगर कोई भी डिस्प्यूट कंसर्न रिगार्डिंग दिस 70 और 50% से जो है वो डिस्प्यूट अराइज हुआ तो डिस्प्यूट कहाँ पे जाएगा, लेबर कोड को. वहाँ पे लेबर कोड को क्या होगा, इंडस्ट्रियल जो एक्ट है अंडर लेबर कोड को क्या आप करेंगे, रेफर करेंगे, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट. उसके बाद विद इन विच द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन में कौन सा इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट आएगा वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, केस जो है वो फाइल कर सकते हैं. उसके बाद वर्कमैन इज एम्प्लॉयड इज सिचुएशन अंडर लेबर कोड टू विच द डिस्प्यूट इज रेफर्ड shall, after giving the parties an opportunity of being heard, decided the dispute and such decision shall be final and binding on the parties. लेबर कोर्ट का जो डिसीजन है वो क्या होगा, फाइनल होगा वहाँ पे, और जो डिसीजन है वो भी क्या होगा, उसके ऊपर बाइंडिंग होगा वहाँ पे. आपने अगर डिस्प्यूट जो है इसके रिगार्डिंग जो 50% ऑफ वेजेस आप सस्पेंड कर रहे हैं फिर भी 50% ऑफ वेजेस 70% ए बी हमने क्लॉज देखा ना,
उसमें कोई डिस्प्यूट है तो आप लेबर कोड को क्या करेंगे, रेफ़र करेंगे। रेफ़र करने के बाद क्या होगा कि आप अगर रेफ़र करने के बाद जो डिसीजन है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड होगा, बाइंडिंग और दी पार्टीज़ को क्या होगा, बाइंडिंग होगा। उसके बाद थर्ड क्लॉज में क्या बोला है, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन वेयर द प्रोविजन रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंसेस अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन द फोर्स इन एनी स्टेट आर more beneficial than the provision of this section, the provision of such other law shall be applicable to payment of subsistence allowances in the state। क्या बोला है, अगर सब सेक्शन 3 में क्या बोला है, अगर आपको इस जो एक्ट है इससे, ये जो एक्ट है इसमें जो कंपनसेशन और जो बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं उससे अधिक अगर आपको दूसरे एक्ट में जो स्टेट एक्ट में अगर मिल रहे हैं जो बेनिफिट्स तो आप वो रेफ़र कर सकते हैं, ऐसे बोला है। स्टैंडिंग ऑर्डर में से नहीं मिल रहा है ज़्यादा बेनिफिट तो आपको जिस एक्ट में से बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है तो वो एक्ट आप रेफ़र कर सकते हैं, ऐसे 3 में बोला है। ये हुआ हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर कि हम सेक्शन 10 तक हमने देखा है। अगली वीडियो में हम सेक्शन 11 से लास्ट सारे सेक्शन कवर करेंगे। थैंक यू।